जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे आधुनिक इतिहास के सीरीज का 51वां वीडियो है और आज का टॉपिक है स्वराज पार्टी। आज हम लोग थोड़ा सा स्वराज पार्टी का अध्ययन करेंगे और आपको एक कांग्रेस से अलग हट के एक स्वराज पार्टी के संबंध में हमें जानकारी प्राप्त होगी। तो आइए समझते हैं स्वराज पार्टी है क्या। स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को हुआ था और ये देखेंगे कि ये पहली घटना है जिससे अलग दल अस्तित्व में आई, यानी कि कांग्रेस से एक अलग दल अस्तित्व में आई। उसका नाम था स्वराज पार्टी। ये एक पहली घटना थी। इसके बाद देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव दुनिया के देशों पर पड़ने लगा था। 1917 एडी के रूसी क्रांति के बाद साम्यवाद या मार्क्सवाद नाम के राजनीतिक दर्शन अस्तित्व में आया और इसका भी प्रभाव पड़ता है राजनीतिक दलों के निर्माण में, यानी कि इस विचारधारा के आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण होता है। 1985 से 1923 एडी 1985 वही समय है जहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है और 1923 वो एक काल है जहां पर स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, यानी कि इन दोनों के बीच में 38 वर्षों का अंतराल होता है। 38 वर्षों के अंतराल में एक ही दल यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी और आपसी मतभेद होने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस दो धड़ों में विभाजित हो गई थी, जिसे हम लोग उदारवादी या उग्रवादी कहते हैं। लेकिन परंतु नया दल अस्तित्व में नहीं आया था और यह पहली घटना थी जिससे अलग दल अस्तित्व में आई थी। ये सभी घटनाएं भी नए दलों को अस्तित्व में आने के अनुकूल वातावरण प्रदान किए और स्वराज पार्टी की स्थापना के बाद और भी नए दल उभरे जिसमें कम्युनिस्ट पार्टियां प्रमुख थी। आगे देखते हैं। आगे देखें तो नए दल का अस्तित्व में आना, जो स्वराज पार्टी नए दल के रूप में अस्तित्व में आई, नए दल के अस्तित्व में आना इसे नकारात्मक नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। स्वराज पार्टी कांग्रेस के भीतर ही रहकर काम कर रही थी और अलग पार्टी जरूर है परंतु कांग्रेस से मूलभूत मतभेद नहीं है। ये थोड़े अलग तरह के नीति को लेकर चल रहे थे। ऐसी स्थितियाँ जब आती है तो मानकर चलिए कि उस समय की परिस्थितियों का ही देन होती है। इसका कारण ढूंढा जा सकता है उस समय की परिस्थितियों में ही। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बागडोर 1920 एडी जैसे ही गांधी जी के हाथों में आया, 1921 एडी में राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ा। गांधी जी ने जैसे ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की बागडोर अपने हाथ में ली, 1920-21 के दौरान असहयोग जो आंदोलन हुआ था राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में उसे छेड़ दिया। राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ा। लगभग 13 महीनों के बाद असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने अचानक से स्थगित कर दिया। इससे पूरा देश अचंभित हो गया। जब आंदोलन पीक पे था तो उस समय गांधी जी ने आंदोलन को अचानक से स्थगित कर दिया। इससे पूरा देश अचंभित हो गया। पीछे आप लोग सहयोग आंदोलन जाके पढ़ सकते हैं क्यों किया था। अचानक की प्रतिक्रिया होगी, यानी कोई भी काम आप अचानक करेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया होगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी ज़बरदस्त प्रक्रिया हुई और महात्मा गांधी के इस कदम की तीखी आलोचना हुई। प्रतिक्रिया के रूप में हमें दो चीज़ें नज़र आएंगी। स्वराज पार्टी का गठन नज़र आएगा और क्रांतिकारी गतिविधियाँ नज़र आएगी, जिसके अंतर्गत हम लोग आगे चल के देखेंगे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, ये सब सारे लोग क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होते हैं। गांधी जी के निर्णय के विरुद्ध लोग असंतुष्ट थे और चुप न बैठने के फलस्वरूप ये दोनों घटनाएं हमारे सामने दिखाई देती है। सितंबर 1920 का कांग्रेस अधिवेशन होता है। हम समझते हैं कि क्यों ये महत्वपूर्ण है। इस अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस बहिष्कार की नीति की बात कर रही थी। इसके विरोध में कुछ लोग खड़े हुए थे। इस विरोध में ही स्वराज पार्टी के बीज छुपे हुए थे, यानी बहिष्कार की नीति जो असहयोग आंदोलन के दौरान होने थे। CR दास, लाला लाजपत राय, ये दोनों व्यक्ति शैक्षणिक संस्थाओं के बहिष्कार के पक्ष में नहीं थे तथा जो विधानमंडल के जो चुनाव होने वाले थे उनके बहिष्कार के पक्ष में नहीं थे। क्यों नहीं थे आप पीछे जाकर पढ़ लीजिएगा, पीछे वाले लेक्चर में डिटेल से बताया हूँ। उसके बाद आता है, उससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि एक मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 आता है और ये जो 1919 का जो मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है 1921 में लागू कर दिया जाता है। इस एक्ट के आधार पर 1923 में चुनाव होना था और गांधी जी का कहना था इस चुनाव का बहिष्कार किया जाए। लेकिन ये दो व्यक्ति जो थे शैक्षणिक संस्थानों और विधानमंडल के चुनाव के बहिष्कार के पक्ष में नहीं थे। बहिष्कार के मामलों को लेकर खासकर विधानमंडल को लेकर कांग्रेस में दो गुट बन गए थे। कांग्रेस में दो गुट बने थे। पहला गुट था परिवर्तनवादी प्रो चेंजेस, जिसमें CR दास, मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय शामिल थे। ये परिवर्तन को महसूस कर रहे थे और विधानमंडल में भाग लेना परिवर्तन का एक अंग है ये मानकर चलते थे।
केंद्र और प्रांत के चुनाव में ये भाग लेने के पक्ष में थे। दूसरे अपरिवर्तनवादी थे, नॉन चेंजर्स थे, ये परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे, जिसमें गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद तथा सी राजगोपालाचारी शामिल थे। इनका मानना था कि गांधी जी का रास्ता सही है और इस समय में हमें रचनात्मक कार्यों में भाग लेना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं और क्या इसके आगे होता है। दिसंबर 1922 में गया बिहार में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास करते हैं और महामंत्री के रूप में हमें मोतीलाल नेहरू दिखाई देते हैं। इस अधिवेशन में परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियों में इस अधिवेशन में परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियों के बीच जमकर बातचीत होती है। परिवर्तनवादी विधानमंडल, जो कि केंद्र और प्रांतों के स्तर पर के चुनाव के भाग में लेने के प्रस्ताव पेश किए, यानी परिवर्तनवादी चाहते थे कि विधानमंडल का जो चुनाव हो रहा है केंद्र और प्रांत के स्तर पर, उसमें भाग लिया जाए। उसके लिए इन्होंने प्रस्ताव पेश किया इस अधिवेशन में। इनका प्रस्ताव अस्वीकृत होने के बाद नए दल बनने का रास्ता साफ हो गया। यानी कि दिसंबर 1922 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का बिहार में अधिवेशन जो हुआ था, वहाँ पर परिवर्तनवादियों का जो प्रस्ताव पेश था, प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया। इस वजह से क्या हुआ कि नए दल जो बनने का जो रास्ता था वो साफ होता चला गया। 1 जनवरी 1923 AD को स्वराज पार्टी अस्तित्व में आ गई और इस पार्टी का वास्तविक नाम था कांग्रेस खिलाफत पार्टी। इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अध्यक्ष थे CR दास और सचिव थे मोतीलाल नेहरू। केवल एक बिंदु पर मतभेद था, स्वराज पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक बिंदु पर मतभेद था। बाकी बिंदुओं पर स्वराजी और कांग्रेस एक समान सोच रखते थे और कांग्रेस भी इस दल का समर्थन किया है। ये स्थिति हम पीछे जाकर देखेंगे तो लगभग खिलाफत आंदोलन जैसी हो जाएगी। खिलाफत आंदोलन में यही बात हुई थी। अजमल खां स्वराज पार्टी की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था और इस दल में हम दिखाई देते हैं, यानी कि स्वराज पार्टी में हमें दिखाई देता है हिंदू मुस्लिम सहयोग। अब देखते हैं कि परिवर्तनवादियों का क्या तर्क था विधानसभा के चुनाव के संबंध में। इनका मानना था कि विधानमंडलों का बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए, चुनाव का बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए। ये बहिष्कार के विरोध में नहीं थे, ये कांग्रेस के उस नीति के विरोध में थे जो चुनाव का बहिष्कार कर रही थी। ठीक है ना। तो जो विधानमंडलों का जो चुनाव होना था, उसके जो कांग्रेस इसके विरोध में थी, उस नीति के विरोध में ये थे। हम चुनाव में भाग लेकर केंद्र और प्रांत के सभाओं में पहुंचेंगे, ऐसा परिवर्तनवादियों का तर्क था और यहाँ से हमें एक मंच या फोरम मिलेगा जहाँ से हम सरकार के नीतियों का विरोध कर सकेंगे जो भारत विरोधी है। सरकार की कार्यप्रणाली में हम लोग बाधा पहुंचाएंगे इस मंच का प्रयोग करके। बहिष्कार को अलग स्वरूप प्रदान करने की बात कही परिवर्तनवादियों ने। वैधानिक रूप से बहस करेंगे, ये बहस अखबारों में छपेगी जिससे देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत होगी। हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे तो अन्य लोग तो भाग लेंगे ही लेंगे चुनाव में, शायद ये लोग सरकार की मदद ही करेंगे। सरकार इससे पल्ला झाड़ते हुए कहेगी कि हमने उत्तरदायी शासन प्रदान कर दी है, ऐसा ना हो कि पासा पलट जाए, इससे नैतिक बल हमारा और कमज़ोर होता चला जाएगा। विधानमंडलों के चुनाव में भाग लेने से संघर्ष के नए रास्ते या द्वार मिलेंगे, इस कारण इन्हें परिवर्तनवादी कहा गया। इनका स्वरूप, इनका स्पष्ट रूप से कहना था कि ये ना ही असहयोग और ना ही बहिष्कार की नीति को त्याग कर रहे हैं, ये बाधा डालकर असहयोग कर रहे हैं। इनके नीतियों को, यानी कि अंग्रेज़ों की नीतियों को आलोचना और मतदान के जरिए आसानी से पारित नहीं होने देंगे। ये जो बहिष्कार करेंगे इनके नीतियों का, ये जो बहिष्कार होगा ये संवैधानिक बहिष्कार की स्थिति होगी। अब देखते हैं कि अपरिवर्तनवादियों का क्या तर्क था। अब देखते हैं कि विधानमंडल में जो चुनाव हो रहे थे उसके बहिष्कार के संबंध में अपरिवर्तनवादियों का क्या तर्क था, उसको समझते हैं। इनके पास रचनात्मक कार्यों के अलावा कोई तर्क नहीं था। जो अपरिवर्तनवादी थे इनके पास रचनात्मक कार्यों के अलावा कोई तर्क नहीं था। ये रचनात्मक कार्यों में सूत काटना, हरिजन उत्थान और कपड़ा बुनना शामिल था। इसके अलावा रचनात्मक कार्यों को देखें तो बहुत से राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान खोले गए जो भारतीय स्कूल और कॉलेज के भारतीय पद्धति से शिक्षा यहाँ दी जाती थी। स्कूलों में राष्ट्रीय चेतना के अनुकूल शिक्षा दी जाए, ऐसा कहा गया। अगर हम चुनाव में भाग लेंगे
तो रचनात्मक कार्य पीछे छूट जाएंगे। अगर हमें नए ऊर्जा ताकत पैदा करनी हो तो रचनात्मक कार्यों का सहारा लेना ही होगा। इन ऊर्जा का उपयोग नए आंदोलनों में कर सके। विधानमंडल का चुनाव रचनात्मक कार्यों की उपेक्षा थी और चुनाव जीतने के बाद ये प्रतिनिधि ब्रिटेन समर्थक न हो जाए, इसलिए इनके मन में डर था। इस कारण ये चुनाव में शामिल नहीं होना चाहते थे। 2024 एडी में स्वास्थ्य कारणों से गांधी जी जेल से बाहर आए और रचनात्मक कार्यों में अपने को लगा दिया गया। इसके बाद देखते हैं कि स्वराज पार्टी ने चुनाव में भाग लिया, क्योंकि यह अलग दल बन चुका था और इसने चुनाव में भाग लिया और इनको ज़बरदस्त सफलता मिली। हालांकि स्वराज पार्टी के लोग चुनाव के लिए आशीर्वाद मांगने गांधी जी के पास गए और गांधी जी ने ये आशीर्वाद देने से मना कर दिया, क्योंकि गांधी जी ने कहा क्योंकि मेरे जो असहयोग का सिद्धांत है और आपकी विधानमंडल में परिवेश की नीति है उसमें कोई समानता नहीं है। लेकिन फिर कुछ समय के बाद फिर बाद में गांधी जी स्वराजियों के पक्ष में आ गए और इनका कहना था कि क्या हर्ज है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर रहकर दल बनाकर चुनाव लड़े। उस समय की परिस्थितियों की मांग भी थी। गांधी जी बहुत समझदार राजनेता थे। ठीक है। सन 1923 ईडी में देखते हैं कि अपरिवर्तनवादी और परिवर्तनवादी जो कांग्रेस की दो धारें बटी हुई थी उसमें समझौता हो गया। समर्थन के पीछे गांधी जी सोच रहे थे कि अभी हम कोई आंदोलन नहीं छेड़ रहे हैं तो आंदोलनकारी निराश हो जाएंगे, उनका मनोबल गिरेगा और ब्रिटिश का हौसला बढ़ेगा। इसलिए अब इन्होंने परिवर्तनवादियों को समर्थन दिया, परिवर्तनवादियों से समझौता किया। स्वराज पार्टी कुछ तो करे, ऐसा कुछ तो करे। राजनीतिक क्षेत्र में निराशा जो व्याप्त हो गई थी उसमें थोड़ी सी जान आएगी इस स्वराज पार्टी के माध्यम से। चुनावी सफलता के बाद गांधी जी इसे सही ठहराया। 1924 एडी में अंग्रेजों ने खूब दमनकारी नीतियां बनाई थी। स्वराज पार्टी के लोगों को पकड़ा। इस समय तक क्रांतिकारी आंदोलनों का उभार हो चुका था, जिससे जेल में डाला जाना और देश निकालने की सजा अंग्रेजों दे रहे थे। गांधी जी स्वराज पार्टी के समर्थन में आए और चुनाव से पहले दोनों में समझौता हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस और स्वराज पार्टियों के बीच में। चुनाव से केंद्रीय विधानमंडल में जबरदस्त सफलता मिली। चुनाव सन 1923 ईडी में हुआ था, जहां पर केंद्रों में 104 सीट थे, वहां स्वराज पार्टी को 42 सीट मिली। वहीं पर प्रांतों में बात करें तो मध्य प्रांत में स्वराज पार्टी को बहुमत मिला और बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी उभरी और दूसरे प्रांतों में भी सफलता मिली। ये स्वराज पार्टी को सफलता साबित करती है कि ये बहुत जल्द ही लोकप्रिय हो गए थे। लेकिन एक वर्षों के बाद स्वराज पार्टी की स्थिति खराब होने लगी थी, क्योंकि देश में सांप्रदायिक दंगे होने लगे थे और सरकार को दमन करने का आधार मिल चुका था। इनके आपसी मतभेद उभरने लगे थे। स्वराज पार्टी में जो लोग शामिल थे, जो प्रमुख नेता थे, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, NC केलकर, इन लोगों में आपसी मतभेद उभरने लगे थे और सांप्रदायिक दंगों के कारण हिंदुओं के हितों के लिए ब्रिटेन की नीतियों का समर्थन करने लगे। ठीक है ना। इस कारण ये आशंका अपरिवर्तनवादियों को पहले से थी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि दूसरा पक्ष विरोध के पक्ष में था। इस कारण मतभेद उभरते चले गए थे। लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय और NC केलकर ने स्वराज पार्टी छोड़ दी थी और मोतीलाल नेहरू पर अलग तरह का आरोप लगे, जिसमें गौ मांस खाना शामिल था। दुर्भाग्यवश स्वराज पार्टी के केंद्रीय व्यक्तित्व CR दास का 1925 में निधन हो जाता है। जिस प्रकार 1920 में तिलक की मृत्यु के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस में शून्यता पैदा हुई थी, जिसको गांधी जी ने भरा था, ठीक उसी तरह स्वराज पार्टी में शून्यता पैदा हो गई थी और वो स्वराज पार्टी में कोई बड़ा नेता नहीं था। 1926 एडी में फिर से चुनाव होने थे और स्वराज पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। भाग नहीं लेना और आपसी मतभेद शामिल था, अच्छा प्रदर्शन न करने के कारण। और दिसंबर 1929 एडी में लाहौर अधिवेशन में स्वराज पार्टी का विधिवत तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। इसको माइंड में रखिएगा। स्वराज का मूल्यांकन करें, स्वराज पार्टी का मूल्यांकन करें तो स्वराज पार्टी असफल नहीं रही, क्योंकि राजनीतिक शून्यता असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद हो गई थी। निराशा का वातावरण चारों तरफ फैला हुआ था। इसने राजनीतिक शून्यता को भरा और चुनाव में जबरदस्त किस्म की सफलता भी प्राप्त की और ये साबित किया कि हम जो ये स्वराज पार्टी है ये सफल पार्टी बनी। चुनाव के दौरान जनता के बीच जाने से लोगों में राजनीतिक भाषणों से चेतना पैदा
हुई और लोगों में स्वराज पार्टी ने लोगों में चेतना पैदा करने का काम किया स्वराज पार्टी ने। साथ ही साथ चुनाव लड़ने और जीतने के लिए राजनीतिक आत्मविश्वास भी लोगों में आया। स्वशासन की उपयोगिता भारत को ज़रूरत है। नागरिक स्वतंत्रता पर विधानसभा में यानी सिविल राइट्स पर विधानसभा में ज़बरदस्त तरीके से मुद्दे उठाए गए। यह स्वराज पार्टियों का या स्वराजियों का सफलता था। औद्योगिकरण का समर्थन, केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष भी चुने गए। सन 1925 में विठल भाई पटेल केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष चुने गए। ये ज़बरदस्त प्रतिभा के धनी थे। इनके कार्य संचालन को देखकर अंग्रेज डर जाते थे। एकदम निर्भीक और निडर व्यक्ति थे। उसके बाद देखते हैं कि एमसी रिफॉर्म जो 1919 में आया था, मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में आया था, जो उत्तरदायी सरकार का वादा करता था। उसके खोखलेपन की चर्चा की, सरकार के भेदभाव नीतियों की चर्चा की गई स्वराज पार्टी के सदस्यों द्वारा। 1926 AD में चुनाव में कुछ लोगों ने भाग लिया था और 1928 में पब्लिक सेफ्टी बिल आया था, यानी कि सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक आया था। इसके अंतर्गत विदेशों से जो भारत आए थे उनको बाहर निकाला जाना शामिल था। जैसे कि 1917 AD में साम्यवादी क्रांति के बाद साम्यवादी लोग दूसरे देशों में जाकर साम्यवाद का प्रचार कर रहे थे। इनको देश से बाहर करने के लिए पब्लिक सेफ्टी बिल अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। इस बिल को पारित नहीं होने दिया गया स्वराज पार्टी के सदस्यों द्वारा, जिसमें स्वराजवादियों का बड़ा हाथ था। अब देखते हैं थोड़ा सा स्वराज पार्टी की आलोचना या कमियां। स्वराज पार्टी की कमियों पर नज़र दौड़ाए तो इनका मूल उद्देश्य व्यवधान डालना था, यानी कि विधान परिषद में जो भी हो रहा था उसमें व्यवधान डालना इनका मूल उद्देश्य था। लेकिन व्यवधान डालने की एक सीमा होती है। विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने विशेषाधिकार का अच्छे से उपयोग नहीं किया गया, बहस के अधिकार का सही से उपयोग नहीं किया गया और सांप्रदायिकता की भावना का विकास हुआ इनके काल में। किसानों की मांग का समर्थन इन्होंने नहीं किया। बंगाल काश्तकार किसान थे, उनके मांगों का समर्थन नहीं किया। इससे स्वराज पार्टी की विश्वसनीयता डाउन हुई, घटी। ज़्यादातर काश्तकार किसान मुस्लिम थे। ठीक है, तो ये रही सारी कमियां। एक होती है एमसी रिफॉर्म, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। एमसी रिफॉर्म मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 था। 1919 को 10 वर्षों तक इसमें कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जाएगा, ऐसा कहा गया। इसी के एमसी रिफॉर्म के संदर्भ में साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है ना, तो ये सारी कमियां रही थी। इन सब कारणों से हम कह सकते हैं कि स्वराज पार्टी असफल रही, लेकिन स्वराज पार्टी का ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा भारतीय जनमानस पर। ठीक है, तो ये रहा अपना स्वराज पार्टी। फिर आगे देखते हैं कल अगले चैप्टर में। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।